गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। राजनीतिक विकास क्या है, इसको लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार रहे और राजनीतिक विकास का सबसे जो सटीक विश्लेषण किया वो किया लुसियन पाई ने। तो आज हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को समझेंगे और लुसियन पाई ने जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एनालिसिस किया है उसके बारे में भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, इसको समझने के लिए दो दृष्टिकोण प्रचलित हुए। एक तो था एक मार्गी दृष्टिकोण और एक था बहुमार्गी दृष्टिकोण। एक मार्गी दृष्टिकोण ने ये माना कि विकास का केवल एक मार्ग है और इन्होंने कहा कि सभी राष्ट्र विकास के इस एक मार्ग पर विकास की अलग अलग अवस्थाओं में हैं और राजनीतिक विकास के लिए जो राष्ट्र प्रयास कर रहे हैं उनके सामने विकसित राज्यों का आदर्श है, एक पश्चिमी राष्ट्र, सोवियत संघ और चीन का विकास। तो इन्होंने कहा कि इस आधार पर किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को अविकसित से विकसित की निरंतर रेखा पर अंकित करके समझना कठिन नहीं है। यानी कि इन्होंने ये माना कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट का केवल एक मार्ग है और जो जितने भी देश हैं वो विकास के इस मार्ग पर अलग अलग अवस्थाओं में है। तो हम जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उनको इस विकास के मार्ग पर अंकित करके ये समझ सकते हैं कि कौन सी राजनीतिक व्यवस्था कितनी अधिक विकसित है। एक दूसरा दृष्टिकोण है जिसे कहा गया बहुमार्गी दृष्टिकोण। इसने ये माना कि राजनीतिक विकास बहुदिशाई और बहुआयामी होता है, क्योंकि जो विकास है स्वयं विकास की अनेक दिशाएं होती है, इसलिए राजनीतिक विकास भी बहुआयामी है और बहुदिशाई है। अब हम बात करेंगे विशेष रूप से लुसियन पाई के दृष्टिकोण की। लुसियन पाई की एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस बुक है और पुस्तक का नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और उस पुस्तक में इन्होंने राजनीतिक विकास का विश्लेषण किया है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, लुसियन पाई ने ये बताने से पहले कि राजनीतिक विकास क्या है, उस समय क्या था कि राजनीतिक विकास को लेकर अलग अलग विचारकों के अलग अलग विचार थे। किसी ने ये कहा कि जो राजनीतिक विकास है वो आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त है। तो किसी ने कहा कि औद्योगिक समाजों के लिए जो विशिष्ट राजनीति है वही राजनीतिक विकास है। तो इस तरीके से अलग अलग दृष्टिकोण प्रचलित थे और लुसियन पाई ने इन सभी दृष्टिकोणों का विरोध किया। तो देखिए, पहले हम देखते हैं कि जैसे कौन कौन से राजनीतिक विकास क्या है, इसके बारे में क्या क्या कहा जा चुका था और लुसियन पाई ने इसका खंडन किस तरीके से किया। तो पहला तो ये कहा गया कि जो राजनीतिक विकास है वो आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त है। यानी कि आर्थिक विकास करने के लिए हमें जैसी राजनीतिक चाहिए, जैसी राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, उसे हम राजनीतिक विकास कहेंगे। लेकिन लुसियन पाई ने कहा कि इससे तो राजनीतिक विकास और आर्थिक विकास दोनों सेम ही हो गए, तो इसलिए हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरा कंसेप्ट ये दिया गया कि औद्योगिक समाजों के लिए विशिष्ट राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास। तो इसमें भी ये माना गया कि जो राजनीतिक विकास है वो आर्थिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है और ये कहा गया कि जो औद्योगिक समाज हैं, औद्योगिक समाज होने के लिए जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए वो राजनीतिक विकास है। लेकिन इसे भी लुसियन पाई ने स्वीकार नहीं किया। तीसरा कंसेप्ट ये माना गया कि जो राजनीतिक विकास है वो राजनीतिक आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास को देखा गया, लेकिन लुसियन पाई ने इसको मानने से इनकार कर दिया और लुसियन पाई ने कहा कि राजनीतिक विकास एक अलग चीज़ है और राजनीतिक आधुनिकीकरण एक अलग कंसेप्ट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार के रूप में राजनीतिक विकास। लुसियन पाई का ये कहना था कि राष्ट्रीय राज्य का व्यवहार ये राजनीतिक विकास का एक घटक हो सकता है, लेकिन केवल राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार को ही हम राजनीतिक विकास नहीं मान सकते। इसके बाद नेक्स्ट है प्रशासकीय और वैज्ञानिक विकास के रूप में।
तो ये कहा गया कि राजनीतिक विकास प्रशासकीय और वैज्ञानिक विकास है, लेकिन लुसियन पाई ने इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि पाई का ये कहना था कि यदि प्रशासन पर अधिक जोर दिया जाएगा तो इससे राजनीतिक व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो सकता है और इससे राजनीतिक विकास में बाधा आएगी। नेक्स्ट है बहुसंख्यक जन समुदाय के योगदान के रूप में राजनीतिक विकास। ये कहा गया कि जब बहुसंख्यक जनता जब राजनीति में पार्टिसिपेट करती है, जब राजनीतिक सहभागिता बढ़ जाती है, तो वो राजनीतिक विकास है। लुसियन पाई का ये कहना था कि जन समुदाय का बढ़ता हुआ योगदान राजनीतिक विकास में सहायक है, लेकिन हम केवल इसी को राजनीतिक विकास नहीं मान सकते। नेक्स्ट है लोकतंत्र के निर्माण के रूप में राजनीतिक विकास। लुसियन पाई ने कहा कि लोकतंत्र और राजनीतिक विकास ये दोनों भिन्न कंसेप्ट हैं, इनको हम एक ही नहीं मान सकते। नेक्स्ट है स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तनों के रूप में राजनीतिक विकास। इस कंसेप्ट में ये कहा गया कि राजनीतिक विकास से अभिप्राय ये है कि राजनीतिक व्यवस्था में जो सामाजिक आर्थिक जीवन है उसमें अगर सुव्यवस्थित और स्थायी परिवर्तन होते हैं तो उसको हम राजनीतिक विकास कहेंगे। तो लुसियन पाई ने कहा कि अगर हम इस कंसेप्ट को स्वीकार करते हैं तो यहाँ ये समस्या आती है कि कितनी व्यवस्था आवश्यक है और किस उद्देश्य के लिए कितना परिवर्तन होना चाहिए, ये कंसेप्ट इससे क्लियर नहीं होता। नेक्स्ट है गतिशीलता और शक्ति के रूप में राजनीतिक विकास। तो कुछ ने कहा कि राजनीतिक विकास का अभिप्राय ये है कि गतिशीलता होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए राजनीतिक व्यवस्था में, लेकिन लुसियन पाई ने इस कंसेप्ट को भी स्वीकार नहीं किया और लुसियन पाई का ये कहना था कि इसको हम केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन की बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में। तो देखिए लुसियन पाई ने इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया और तो ये सारे राजनीतिक विकास को लेकर ये जो सारी धारणाएं दी गई, लुसियन पाई ने इन सभी धारणाओं का खंडन किया और इसके बाद लुसियन पाई ने इस बात पर विचार किया कि राजनीतिक विकास क्या है। तो आइए अब हम वो देखते हैं। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास को 3 स्तरों पर होने वाले विकास के रूप में परिभाषित किया है। पहला है संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में, दूसरा है शासकीय और सामान्य व्यवस्थाई निष्पादन के स्तर के संदर्भ में, और तीसरा है राजनीति के संगठन के संदर्भ में। तो आइए अब हम एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में। इस दृष्टि से राजनीतिक विकास का अर्थ ये है कि राजनीतिक व्यवस्था की जनता की प्रकृति में कोई मौलिक परिवर्तन हुए या नहीं, जनता व्यवस्था में उदासीन है या सहभागी है, जनता नौकरशाही पर निर्भर है अथवा प्रशासन में सहभागी है। अगर किसी व्यवस्था की जनता में अभिवृत्तात्मक और व्यवहारिक परिवर्तन हो जाए तो इस आधार पर राजनीतिक व्यवस्था को विकसित कहा जाएगा। यानी कि संपूर्ण जनसंख्या की जब हम बात करते हैं तो इसका अभिप्राय ये है कि राजनीतिक व्यवस्था की जो जनता है उनकी अभिवृत्तियों में और उनके व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। जनता व्यवस्था में उदासीन है या सहभागी है, नौकरशाही पर वो निर्भर है या नौकरशाही में सहभागी बनती है। तो अगर किसी राजनीतिक व्यवस्था की जनता के व्यवहार में और उनके अभिवृत्तियों में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात जनता व्यवस्था में सहभागी बनती है, प्रशासन में सहभागी बनती है, तो हम उस राजनीतिक व्यवस्था को विकसित कहेंगे। दूसरी बात हम करेंगे इसमें संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ की बात हम करेंगे इसमें शासकीय, और ये थोड़ा हम देख लेते हैं इसमें शासकीय और सामान्य व्यवस्थाई निष्पादन के स्तर के संदर्भ में। देखिए इसका अभिप्राय ये होता है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी क्षमता में वृद्धि हो जाती है
और राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि होने से राजनीतिक व्यवस्था सार्वजनिक मामलों को अधिक से अधिक और अच्छी तरह से निष्पादित करने लगती है। यानी कि हम ये देखेंगे कि क्या राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक मामलों का उचित प्रबंध कर पाती है। क्या राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक विवादों को नियंत्रित कर पाती है। क्या जनता की मांगों का निपटारा कर पाती है। अगर राजनीतिक व्यवस्था में ये क्षमता आ गई है कि वो जनता की मांगों को नियंत्रित कर सकती है, जनता की मांगों का निपटारा कर सकती है, राजनीतिक मामलों का प्रबंध कर सकती है, तो उस राजनीतिक व्यवस्था को विकसित कहा जाएगा। तो यानी कि राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि होना, जिससे कि राजनीतिक व्यवस्था सार्वजनिक मामलों को अधिक से अधिक और अच्छी तरह से पूरा करने लगती है। तीसरी बात हम करते हैं इसमें राजनीति के संगठन के संदर्भ में। ये जैसे कि अभी हमने बात की शासकीय और सामान्य व्यवस्थाई निष्पादन के स्तर के संदर्भ में। इसके बाद अब हम बात कर रहे थे राजनीति के संगठक के संदर्भ में। तो देखिए, राजनीति के संगठन में तीन बातें पाई जाती है। पहली बात तो ये है कि राजनीतिक व्यवस्था की जो संरचनाएं हैं उनमें विभिन्नीकरण बढ़ जाता है। अर्थात हर काम को करने के लिए अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था, अलग अलग संगठन होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं। उसके बाद यह है कि संरचनाओं में बहुत अधिक प्रक्रियात्मक विशेषीकरण हो जाता है कि जो संरचनाएं हैं उनके अपने कुछ स्पेसिफिक वर्क डिसाइड हो जाते हैं। देखिए, पहली बात मैंने आपको बताई कि राजनीतिक व्यवस्था में संरचनात्मक विभिन्नीकरण बढ़ जाता है। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग संरचनाएं बन जाती हैं। उसके बाद जो संरचनाएं बनी है, हर संरचना का एक स्पेसिफिक वर्क जो है वो डिसाइड हो जाता है। इसके बाद है सहभागी संस्थाओं और संगठनों में अधिकाधिक एकतामयी समन्वय स्थापित हो जाता है कि जिन राजनीतिक संस्थाओं के कार्य सहभागी हैं उनमें एक तरह का एक कोऑर्डिनेशन, एक तरह का एक समन्वय स्थापित हो जाता है। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि राजनीतिक व्यवस्थाओं की जो संरचनाएं हैं उनमें विभिन्नीकरण हो जाता है, उनमें विशेषीकरण हो जाता है और सहभागी संस्थाओं में समन्वय स्थापित हो जाता है। तो राजनीतिक व्यवस्था के ये जो तीन लक्षण हैं, इनको लुसियन पाई ने कहा समानता, क्षमता और विभेदीकरण। तो आइए अब हम इन तीनों की बात करते हैं। पहला हम लेते हैं समानता। तो देखिए, समानता का अर्थ है पहला कि नागरिकों का सार्वजनिक तथा सामूहिक स्तर पर व्यवस्था में भाग लेना, जिससे कि नागरिकों में सक्रियता आ सके। तो समानता में पहली चीज ये है कि जो नागरिक हैं वो सार्वजनिक रूप से और सामूहिक रूप से व्यवस्था में भाग लेते हैं, उनकी सहभागिता बढ़ती है। दूसरी बात यह है, दूसरा अर्थ यह है कि कानून का सार्वदेशिक स्वरूप होता है, जो कि राज्य के सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू होता है। और तीसरा है इसमें समानता। समानता का तीसरा अर्थ यह है कि राज्य के विभिन्न पदों पर भर्ती करते समय या सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियां करते समय योग्यता और कार्य संपादन का मापदंड लागू किया जाता है। यानी कि जब राज्य के द्वारा सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति की जाती है तो सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती है। तो यानी कि समानता में तीन बातें आ गई। पहली बात यह है कि सभी नागरिक सामूहिक रूप से व्यवस्था में भाग लें। दूसरी बात, कानूनों का सार्वदेशिक स्वरूप हो। और तीसरी बात, राज्य द्वारा सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति करते समय योग्यता का मापदंड लागू किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं क्षमता। अब देखिए, क्षमता में तीन बातें हैं। पहली बात तो ये हो गई कि किसी भी राज्य या सरकार में आवश्यक कार्यों के संपादन की क्षमता कितनी है। तो पहली चीज तो ये है कि जो आवश्यक कार्य हैं, जो किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को करने ही हैं, उन कार्यों को करने की क्षमता कितनी है। दूसरा अर्थ इसका यह है सार्वजनिक नीति को लागू करने की योग्यता और कुशलता, कि सरकार के पास अपनी नीति को लागू करने की कुशलता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। और तीसरा अर्थ है इसका प्रशासन में विवेकपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का उत्पन्न होना। यानी कि प्रशासन का जो दृष्टिकोण है वो विवेकपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए।
तो यानी कि ये 3 मापदंड हैं जो किसी देश की क्षमता के बारे में बताते हैं। 3 मापदंड कौन से हैं? पहला, आवश्यक कार्यों को करने की क्षमता। दूसरा, सार्वजनिक नीति को लागू करने की कुशलता। और तीसरा, प्रशासन का विवेकपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण। इसके बाद बात हम करते हैं विभेदीकरण की। तो देखिए, विभेदीकरण में 3 बातें हैं। पहला अर्थ है विभेदीकरण का, समाज तथा राज्य के विभिन्न अंगों, पदों एवं विभागों का सुस्पष्ट होना और उनके कार्य निश्चित करना। कि राज्य के जो विभिन्न अंग हैं, जो विभिन्न विभाग हैं, वो सुस्पष्ट हो जाते हैं और उनके कार्य निश्चित हो जाते हैं। दूसरी बात है व्यवस्था के विभिन्न राजनीतिक कार्यों की सुस्पष्टता। कि जो राजनीतिक कार्य हैं वो सुस्पष्ट हो जाते हैं कि कौन से अंग को कौन सा कार्य करना है, ये क्लियर हो जाता है। और तीसरी चीज़ है कि विभिन्न अंगों की जटिल प्रक्रियाओं का एकीकरण करना, जिससे कि व्यवस्था का विघटन ना हो। तो विभिन्न अंगों की जो जटिल प्रक्रियाएं हैं उनमें एक तरह का समन्वय स्थापित हो जाता है। तो देखिए, इन लक्षणों के आधार पर लुसियन पाई ने जो डिफाइन किया है पॉलिटिकल सिस्टम को, उसको पॉलिटिकल डेवलपमेंट को, तो लुसियन पाई ये कहते हैं राजनीतिक विकास को डिफाइन करते हुए कि राजनीतिक विकास क्या है। वो कहते हैं कि राजनीतिक विकास का अर्थ है संस्कृति का विसरण, डिफ्यूजन। कि जो संस्कृति है उसका डिफ्यूजन होता है और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाना, उन्हें उनके साथ मिलाना या उनके साथ सामंजस्य बिठाना है। कि जीवन के जो पुराने प्रतिमान हैं वो नई मांगों के अनुकूल बने। कि जिस तरह से जो नई डिमांड्स आ रही हैं, उन नई मांगों के अनुकूल ही जो पुराने प्रतिमान हैं उनका उनके साथ सामंजस्य बिठाया जाए। तो इसे हम कहेंगे राजनीतिक विकास। थैंक यू।